हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग आप सभी के लिए है ना 7 बजे से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिए दोस्तों, है ना। 7 बजे शाम में आपको क्लासेस दी जाएगी और साथ ही साथ दोस्तों जो अपना पुराना टाइम सालों 2 साल से चलते आ रहा है 8 बजे वाला, वो भी चलता रहेगा। तो अभी हम लोग दोस्तों फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो सभी बच्चे इस क्लास को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका डेली का लाइव क्लास कितना बजे से दोस्तों, तो शाम के 7 बजे और 8 बजे से दोनों टाइम आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग को बहुत ज्यादा डिमांड था कि सर हम लोग को आधा घंटा में क्लासेस में कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो लीजिए आज मैं 2 टाइम में आपके लिए क्लासेस लेकर के आऊंगा डेली। चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आप सभी के बीच आने वाला है। सभी बच्चे एक बार कमेंट में बता देंगे यस हम तैयार हैं सर, एक बार यस लिख दीजिए सभी बच्चे। तब तक मैं उन सभी बता दूं जो लोग हमारे इस चैनल को दोस्तों अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत बड़ा फैमिली बनने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम बड़ा फैमिली बना दो टोटल लर्निंग को, ताकि मैं आपके लिए कुछ बड़ा कर दूं, ठीक है। तो बहुत ही जल्द पैरामेडिकल में बहुत ही बड़ा फैमिली हो जाएगा दोस्तों। तो इस चैनल पे देखिए, टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको यहीं पे दे दिया जाएगा और आंसर आपको वीडियोस के माध्यम से दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे दम तहलका मचा दीजिए, शेयर और लाइक करने में नहीं भूलिएगा। यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है किसी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह कैसा लेंस होगा। द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस 4 डायोप्टर, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज दिस, है ना। तो वो कौन सा लेंस होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, या ऑप्शन नंबर बी कहता है 2 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी कहता है 6 मीटर दूरी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी कहता है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि यह कौन सा लेंस है। सबसे पहले इसको पता करिए, फोकस दूरी तो आराम से पता हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप क्या पता करिए, लेंस पता करिए। हाँ जी, तो लेंस तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, लेंस तो आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आप लोग यदि ऑप्शन नंबर डी को बता रहे एकदम करेक्ट चल रहे हैं सर, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अवतल लेंस होगा सर, क्या होगा, कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। देखिए अगर दर्पण कहता ना, देखिए दर्पण कहता तो हमारा कौन सा दर्पण होता है। दर्पण में अगर मैं बात करूं, दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव दोस्तों, ये तो पॉजिटिव है, कुछ नहीं है तो प्लस होगा। तो अगर जिसकी बात करें, सबसे पहले पावर बराबर फॉर्मूला आप लोग बताइए। पावर बराबर लेंस, ये यहाँ पे लेंस है तो अवतल होगा और उत्तल में माइनस होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से 1/f होता है सर, ये किसके लिए, मीटर में रहेगा। और एक और फॉर्मूला हो जाता है 100/f होता है, ये फॉर्मूला होता है 100/f होता है। एक फॉर्मूला ये होता है, ये सेंटीमीटर के लिए होता है। आप दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए जो भी ऑप्शन में आए। तो जो p का वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग, p का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं f की मान निकालूँ तो एक्सचेंज ऑफर होगा, p यहाँ पे f यहाँ पे, तो हमको तो फोकस दूरी चाहिए ना, f बराबर क्या हो जाएगा 1/p और एक और हो जाएगा 100/p। तो यहाँ पे अगर रखते हैं दोस्तों p के जगह पे क्या रखते हैं 4, तो 1/4 तो कोई दिख नहीं ना, तो ये वाला फार्मूला नहीं होगा। अब ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, देखिए 100/4, तो यहाँ पर से कट जाएगा सर 25 सेंटीमीटर। ये किसके लिए, सेंटीमीटर वालों के लिए फॉर्मूला होता है। सही बच्चों को पता है, उम्मीद है पता होगा। तो 25 सेंटीमीटर तो आ गया सर फोकस दूरी। अब अवतल होगा कि उत्तल, तो ध्यान रखना है आपको अवतल, ठीक, याद रखिएगा अगली बार से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा देखिए, कहता है दोस्तों कि एक पिंड का द्रव्यमान कितना है, 50 केजी है। एक पिंड का द्रव्यमान यानी कि मास कितना है, 50 केजी है। तो उसका भार किसके निकटतम होगा, उसका वेट दोस्तों क्या होगा। अंग्रेजी में देखिए लिखा हुआ है द मास ऑफ अ बॉडी इज 50 केजी इफ सो दोज वेट विल बी क्लोजेस्ट टू इट, यानी कि इसमें से कौन सा भार के बराबर होगा। देखिए भार और द्रव्यमान में आकाश और जमीन का अंतर है सर, ठीक है। बोल भले देते हैं कि तुम्हारा वेट कितना है, वेट नहीं बोला जाता है, मास कितना है। आदमी का मास नापा जाता है, मास क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये भार क्या है, ये पृथ्वी के द्वारा लगाया गया क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, बल है। लेकिन मास हमारा क्या है, एक कहने का मतलब मापा तौला हुआ समान है,
ठीक है, मैग्नीट्यूड इसको कहते हैं, परिमाण है, लेकिन यह एक बल है सर। तो ध्यान रखना है दोस्तों। तो वेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, मास गुने गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि ये पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। जी का वैल्यू कितना होता है, छोटकी जी का वैल्यू कितनी होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं 10, है ना। तो हम लोग 10 के लेकर के मानते हैं क्योंकि क्लोजेस्ट का है ना, निकटतम का है ना, तो हमको तो निकटतम वाला वैल्यू चाहिए। तो मास कितना है, 50 है, और इसको 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 50 गुने यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा। अब ये देखिए 500 किसका निकटतम दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली ठोक दीजिए, ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, 490 न्यूटन, है ना। पृथ्वी के द्वारा उस पिंड पर जो 50 केजी का है, अब वहाँ पे पिंड में आदमी हो सकता है, जानवर हो सकता है, कोई मतलब कि और भी कुछ चीज़ें हो सकती है ना, कोई लैपटॉप भी हो सकता है 50 केजी का, मशीन हो सकता है भाई, उस पर कितना बल लगेगा देखिए। और हर जगह पृथ्वी के द्वारा जो भार होता है ना वो अलग अलग होता है। चंद्रमा पर देखिए अभी मेरा पृथ्वी पर भार कितना है, निकाल सकते हैं हम अपना वेट और गुरुत्वीय त्वरण में। तो मान लिया जाए मेरा वेट कितना है, मान मेरा 50 केजी है, मेरा भी 50 केजी है, तो 500 न्यूटन पृथ्वी द्वारा बल लगेगा। लेकिन मैं अगर चंद्रमा पर चल जाऊं, मेरा वेट में तो कोई कमी नहीं होगी, मैं अगर चंद्रमा पर चल जाऊं तो ये जो न्यूटन 500 न्यूटन लग रहा था ना, ये कम जाएगा सर। ये कितना कमेगा, तो 6 भाग कम जाएगा, 1/6 भाग इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, चंद्रमा पर जो त्वरण होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण, वह 6ठा भाग होता है, यानी कि 10 का 6ठा भाग 6 होता है, डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए आप लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों, मनुष्य को सुनाई देने वाले ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत सुनाई देने वाला, यानी कि देखिए साउंड वेव हियर्ड बाय ह्यूमंस फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज, यानी कि इसको कभी कभी हम लोग आपके एग्जाम में श्रव्य तरंगे के नाम से भी जाना जाता है ना, ऑडिएबल वेव, है ना। तो श्रव्य तरंगे भी ध्यान रखिएगा। मनुष्य का जो शब्द तरंगे का रेंज कितना होता है सर, बताइए। ऑप्शन नंबर है 0 से 1 लाख हर्ट्ज तक आवृत्ति। हर्ट्ज देखिए यहाँ पर से आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आवृत्ति का यूनिट क्या होता है सर, आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है, इसको HZ को हर्ट्ज पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा श्रव्य तरंगे का जो रेंज होता है, आवृत्ति का रेंज जो होता है वो होता है 20 से 20,000। ध्यान रखना है, 20 से 20,000 के रेंज तक में जो भी वेव आएगा ना उसको हम लोग सुन सकते हैं। अगर इससे 20 से अगर कम आ जाए तो भी नहीं सुन सकते हैं, 20,000 से ज़्यादा आ जाए तो भी नहीं सुन सकते हैं। अब आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि 20 से कम, लेस देन 20, है ना, 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम वाले, 20 हर्ट्ज से कम वाले, 20 हर्ट्ज से कम वाले तरंग को क्या कहते हैं, 20 हर्ट्ज से कम वाले वेव का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर 20 से कम रहे तो क्या होता है, जल्दी से कमेंट में फटाफट बताइए। बहुत अच्छा, अगर आप लोग बता रहे हैं अवश्रव्य तरंगे, है ना, अवश्रव्य तरंगे तो सही है सर। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अवश्रव्य तरंगे। और 20,000 से ज़्यादा, अगर 20,000 से ज़्यादा तरंगे आती है तो उसको भी हम लोग नहीं सुन सकते। जैसे भूकंप वगैरह आता है तो जानवर को पता लग जाता है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा वाला भी सुन सकता है और इसके बीच वाला भी सुन सकता है ना। तो ध्यान रखना, इसीलिए देखते हुए कभी कभी जब भूकंप वगैरह आती है ना तो जंगली जानवर जो होते हैं भागने लगते हैं इधर उधर, तो वहाँ पे उनको वेव्स आवाज़ें आ जाती है सर, सुनाई दे देती है, लेकिन हम लोग को सुनाई नहीं देती, जिससे चलते तर्रे दब जाते हैं और टे बोल देते हैं, ठीक है। अगर जिस दिन सुनाई देवे लगा तो भाई जो मानव है ना वो तो भगवान बन जाएगा, भूकंप से, सुनामी से, सबसे बच जाएगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो जो 20,000 से अधिक होगा, है ना, तो उसको हम लोग पराश्रव्य तरंग कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ध्यान रखना है, जो 20,000 से अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 आपके स्क्रीन पे है। कहता है रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है। रेल की पटरी दोस्तों किस धातु की बनी रहती है। ऑप्शन नंबर इस्पात की, ऑप्शन नंबर बी है तांबे की, ऑप्शन नंबर सी ढलवा लोहा की, और ऑप्शन नंबर डी है पिटवा लोहा की। ये सब क्या है, लोहा के
बाल बच्चा है, कह सकते हैं जैसे ये सब लोहा के क्या है, बाल बच्चा है भाई, है ना, क्योंकि ये लोहा के अंतर्गत आते हैं। चलिए बहुत अच्छा, शानदार, आप लोग बताइए, फटाफट बताइए। हाँ जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी, इसका आंसर एकदम करेक्ट बताइएगा सोच समझ के। हाँ जी, तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस्पात का होता है। बहुत सारे बच्चे ढलवा लोहा लोहा बताएंगे, नहीं सर, इस्पात का होता है, ठीक है, इस्पात का होता है, ध्यान रखिएगा। इस्पात का कारखाना कहाँ है, जमशेदपुर में है। रेलवे की पटरी इस्पात की होती है, देखने में लगता है लोहा लेकिन होता है इस्पात। देखिए अंग्रेजी में कुछ गलत भी लिखा गया होगा, स्टील लिख दिया यहाँ पे, स्टील थोड़े होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है दोस्तों, कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, वाट एनर्जी इज स्टोरेज इन स्प्रिंगी क्लॉक, यानी कि जो स्प्रिंग वाला क्लॉक होता है दोस्तों उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, संचित रहती है। ऑप्शन नंबर 1 गतिज ऊर्जा यानी किनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी कहता है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लिक एनर्जी। तो इसमें तो सभी बच्चे सही बताएंगे आंसर, मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग एकदम करेक्ट बताएंगे, है ना। तो इसमें दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जैसे ही चलना प्रारंभ कर दे, जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे धनुष है, धनुष है और धनुष में तीर लगा हुआ है, तो इसमें भी कौन सी ऊर्जा है, जो हमारे शरीर की जो स्थितिज ऊर्जा है वो सब तीर में आ गई है। और जैसे ही छोड़ेंगे ना तो यह स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे छूटा तीर आगे गति किया, गति के कारण होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही गति में जाएगा तो ये जो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, हाफ mv²। अगर संवेग के पद में अगर बात करें, संवेग के रिस्पेक्ट में बात करें, मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, तो p²/2m। काइनेटिक एनर्जी का 2 फॉर्मूला आता है, एक होता है हाफ mv², दूसरा होता है p²/2m। m जहां आपका मास होता है, p जहां आपका मोमेंटम होता है, संवेग होता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं आपके लिए, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। चलिए छोटा कर दिया मैंने, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, कहता है विराम की स्थिति से प्रारंभ कल एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गमन कर रही है, 5 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी, है ना। अंग्रेजी में देख लीजिए लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अंग्रेजी वाले, और बनाना स्टार्ट करिए, अभी बनाइए आप सभी लोग। विराम से चलना प्रारंभ करते हैं, बार बार बोलते हैं, फिजिक्स में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। u का वैल्यू 0, त्वरण है ना सर, यूनिट से पता करिए, त्वरण है ना, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a का वैल्यू एक्सीलरेशन का वैल्यू हो गया। अब हमसे पूछ रहा है t का वैल्यू दिया हुआ है, t का वैल्यू कितना, 5 सेकेंड है, तो हमसे पूछ रहा है s यानी कि दूरी कितना होगा। तो s बराबर 2 फॉर्मूला है, एक अंतिम वेग के साथ है, एक बिना अंतिम वेग का है। तो आपके पास तो v का वैल्यू है ही नहीं, तो वो फार्मूला को साइड रखिए। इसमें लगेगा कौन सा फार्मूला सर, इसमें लगेगा आखिरकार कौन सा फार्मूला, तो ध्यान रखना है आपको, एक मैंने फार्मूला लिखाया होगा बच्चों, है ना, याद है ना, ut प्लस हाफ at², हाफ at²। देख सकते हैं a का वैल्यू पता है, एकदम पता है सर, t का वैल्यू पता है, एकदम पता है सर, u का वैल्यू पता है, एकदम पता है, सबका मान पता है, तो भर के s काहे नहीं निकालेंगे, दूरी तो है, s हमारा दूरी तो है, विस्थापन जिसको हम लोग कहते हैं, विस्थापन कहो चाहे दूरी कहो, बात बराबर है। चलिए सॉल्यूशन कर दीजिए। देखिए u का वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 बना देगा, इसका कहानी खत्म, बचा क्या, हाफ at², यानी कि t जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे t का वैल्यू कितना है, 25 है, t का वैल्यू कितना है, 25 है। देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हाफ at², वो तो वैल्यू 0 हो गया, बस इतनों को सॉल्व कर देंगे, ये हमारा दूरी निकल जाएगा। हाफ a का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 से 2 उड़ा दीजिए, 5 का स्क्वायर है, क्योंकि t का वैल्यू आपके सामने देख सकते हैं 5 सेकेंड है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25। अब मीटर होगा कि किलोमीटर होगा अभी पता लग जाए। देखिए एक्सीलरेशन में किस चीज़ में चेंजेस है, मीटर में, तो आप लोग मीटर मार दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा, जल्दी दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी, शानदार, एकदम करेक्ट चल रहा है। तो फॉर्मूले याद रहेंगे तब ना, आपके एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, कोई टफ नहीं आता है। बताओ अगर दूरी बराबर फॉर्मूला भी याद था आपको, त्वरण और समय के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला याद था तो याद हो जाएगा। अगर अंतिम वेग देता, शुरुआती वेग देता और त्वरण देता तो निकाल सकते थे, समय नहीं देता तो भी निकाल सकते थे,
लेकिन अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी यानी कि v का भी वैल्यू चाहिए हमारे लिए। v का वैल्यू मिलेगा तब भी हम दूरी निकाल सकते हैं गति का समीकरण से, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन उस वाले चैप्टर से। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे कहता है समान द्रव्यमान के दो पिंडों का वेग v तथा 3v है, तो गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। अनुपात लिखना चाहिए था, अनुमान लिखा गया है। अनुपात लिखिएगा सभी बच्चे, इसको सुधार लीजिएगा। अनुपात क्या होगा। इफ द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास आर v एंड 3v रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द इमीडिएट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो आपको वेग का दिया हुआ है दोस्तों, दो गो वेग दिया हुआ है, दो गो पिंड का दो गो अलग अलग वेग है। कोई धीरे चलता होगा, कोई तेज विद्यार्थी होगा, कोई कमजोर विद्यार्थी होगा। अब उसका हमको बताना है कि गतिज ऊर्जा क्या है। देखिए तो यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है, K बराबर हाफ m v स्क्वायर पता है ना। तो यहाँ तक तो सेम है, हमको चेंज किस में करना है, केवल वेलोसिटी में ना। चलिए ठीक है, तो ये फार्मूला जनरल फार्मूला है, याद रखना ये जनरल फार्मूला है, हमने बताया था अभी। अब देखिए अब हम E के बराबर 1 पहला पिंड के लिए निकालते हैं। पहला पिंड के लिए निकालते हैं E के बराबर और बटा कर देते हैं E के 2 दूसरा पिंड के लिए। अब मेन बटा लिख देते हैं, ऊपर में क्या होगा हाफ, मास में तो कोई चेंजेस नहीं है। V के जगह पे क्या रखना है, VA रखना है, कोई दिक्कत नहीं, VA स्क्वायर। यहाँ पे V के जगह पे क्या रखना है, K2 में, यानी कि दूसरा वाला जो द्रव्यमान है, इसमें मास में कोई चेंजेस नहीं। और यहाँ पे क्या रखना है 3v स्क्वायर, यानी कि 3v और होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब देखिए अब यहाँ पर से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ये पूरा कहानी खत्म, क्या बचेगा v स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अब v स्क्वायर v। तो यहाँ पर से v स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पर से फाइनली क्या बचेगा 1/9 बचेगा। और ये K1 बाई K2 है ना। और अनुपात किसको कहते हैं, बट्टे के तो अनुपात कहते हैं। तो 1/9 कौन दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना सभी को, ऑप्शन नंबर सी 1/9 दिख गया ना। बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा और आप लोग टे बोल के आएंगे, तो टे नहीं बोलना है बोलना है, ठीक है। चलिए समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। डेली जुड़िएगा आप सभी लोग, एक एक टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा। और 8 बजे जुड़ना है, कितना बजे 8 बजे भी आपको जुड़ना है, 8 बजे भी क्लास होगा, दोनों टाइम में क्लास होगा, 7 बजे भी 8 बजे भी। न्यूटन किसका मात्रक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए बल का, ऑप्शन नंबर बी है कार्य का, ऑप्शन नंबर सी त्वरण का, ऑप्शन नंबर डी है बल युग्म का। बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए, न्यूटन किसका मात्रक है, जल्दी से, एकदम गर्दा कर दिया भाई। न्यूटन जो है ना वो बल का मात्रक है। अगर मैं पूछूं बल का फॉर्मूला सभी बच्चे बताएंगे बल का फार्मूला क्या होता है। इसका डायमेंशन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अभी डायमेंशन भी निकाल देता हूं। बल का फॉर्मूला बहुत शानदार, m इंटू ए जहां आपका क्या है त्वरण है सर, m जहां आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं। क्या निकाल रहा हूं मैं, बीमा निकाल रहा हूं। अब त्वरण का बीमा सबको पता है क्या होता है, L T के पावर -2 हो गया ना सर। यही आपका किसका है, बल का है क्या, वीमा डायमेंशन होता है। तो बल का डायमेंशन भी आपके 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ था, तो ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला है सर। और बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त होता है। और बल की जो परिभाषा है ना दोस्तों, वो न्यूटन के प्रथम गति नियम से प्राप्त होता है, ठीक है। न्यूटन का गति नियम पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बल का पूरा समझिए तो सत्यापन न्यूटन साहब ने किया था, इसीलिए इनका नाम ही इनका यूनिट बन गया, ठीक है। कार्य का यूनिट तो सबको पता है, जूल होता है ना, कार्य का यूनिट जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल गुने विस्थापन बराबर क्या होता है, कार्य होता है। बल गुने विस्थापन यानी कि बल गुने दूरी भी कर सकते हैं एक तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर बता सकते हैं। 5 और 20 मात्रक वाले दो सदिशों के परिणामी सदिश का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान 2 को दे दिया है आपको, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5 और बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 20। तो आपसे पूछ रहा है कि परिणाम यानी कि रिजल्टेंट क्या होगा सर, मिनिमम रिजल्टेंट। आर मिनिमम लिख देते हैं, RMIN बराबर वाट क्या होगा, याद है ना। हाँ जी शानदार। दोनों को अंतर कर दीजिए सर, दोनों का अंतर कर देना है, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है।
है ना, दोनों का अंतर घटाना क्या कहलाता है सदिश में कमी, है ना, मतलब कि न्यूनतम मान, और जोड़ देना सदिश में क्या कहलाता है मैक्सिमम मान। ठीक है, मैक्सिमम मान। हमने इसको प्रूफ किया है। इसका प्रूफ क्या, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, याद रखना, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर और प्लस 2 पी क्यू क्या होता है साइन थीटा। जब हमको सर यहाँ पे कह दिया कि न्यूनतम, तो साइन का वैल्यू न्यूनतम कब होता है, जब साइन का वैल्यू -1 होता है। बताएंगे सही बच्चे, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। बताइए आप लोग कि न्यूनतम मान कब होगा साइन का, डिपेंड तो कर रहा है साइन पे ही, एंगल पे ही, एंगल तो हमारे पास है नहीं, तो न्यूनतम कब होगा, जब -1 होगा। तो जब सर अगर मैं साइन के जगह पे -1 रख दूँ, अगर मैं साइन के जगह पे -1 रख दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, साइन इसके साथ गुना में था तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पर से p माइनस क्यू का होल स्क्वायर होगा, और साथ में रूट है, साथ में रूट है तो होल स्क्वायर से रूट, कहानी खत्म। तो बचेगा क्या, p माइनस क्यू। और हमको तो केवल मान पूछ रहा है ना, मान पूछ रहा है ना, तो आप मोड लगा दीजिएगा। मोड का मतलब होता है केवल आप अंक लीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन मत लीजिएगा। तो चलिए हम घटाते हैं, तो यहाँ पर से मोड लिखेंगे 5 - 20 कितना हो जाएगा, 5 - 20 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मोड में -15 होगा ना, -15 होगा ना, तो बताइए ये माइनस कहानी खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, 15 मात्रक यूनिट, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रूफमेंट है सर, सब चीज़ का प्रूफ हम अपने फिजिक्स के क्लास में बताए हैं, हम अपने फिजिक्स के क्लास में हर एक चीज़ बताते हैं। तो जो बच्चा हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़ा हुआ है ना, उसके लिए तो वाह वाह, एकदम आसानी से वो लोग बना रहा होगा, एकदम दिल खुश करके। चलिए आप लोग नहीं ज्वाइन किए तो उम्मीद बैच को ज्वाइन करिए। उम्मीद बैच में अभी फिजिक्स नहीं हुआ, अभी मैथे चल रहा है, उसमें अभी मैथ और बायोलॉजी चल रहा है, और होली के बाद फिजिक्स स्टार्ट होगा उसी बैच में, उम्मीद बैच में दोस्त, उम्मीद बैच में क्या होगा, होली के बाद यानी कि 20 तारीख को मेरा उसी में, ठीक है, मैथमेटिक्स का आपका रिकॉर्डिंग क्लास देखना पड़ जाएगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। फिजिक्स का एकदम शानदार सा थ्योरी क्लास स्टार्ट होगा, इसी में आपको क्वेश्चन सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, 20 तारीख को, 20 मार्च को, होली के बाद, तो ज्वाइन कर लीजिए, अभी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहता है, उस ताप को बताएं जब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही पाठ्यक्रम देते हैं। द स्टेटमेंट द टेम्परेचर व्हेन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर गिव्स द सेम रीडिंग। सर उस टेम्परेचर को बताना है कि जहाँ पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू इक्वल होता है, ऐसा कौन सा डिग्री पे। तो आप लोगों को पता है ना इसका आंसर, एकदम ये सब याद रखिएगा, ये सब चीज़ें याद रखने वाली बात है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, -40 डिग्री सेल्सियस, एकदम करेक्ट चल रहे हैं सर, बहुत अच्छा, शानदार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है दोस्तों, रेडियो तरंग का वेग क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो तरंगी का वेग क्या होता है, बताइए आप लोग, बताइए रेडियो तरंगे का वेग क्या होता है, वेलोसिटी। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख होता है सर। कितना होता है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कहने का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश के चाल के बराबर होता है ना, प्रकाश के चाल के बराबर होता है, यानी प्रकाश के वेग के सिमिलर होता है, समान होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए, और इसी रेडियो तरंग का इस्तेमाल दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, टीवी वगैरह चलाते हैं, मोबाइल में आप लोगों के पास जाता है ना, तो यही रेडियो तरंग के कारण ही होता है ना। आप लोग जो बोलते हैं वो रेडियो तरंग में कन्वर्ट होता है, फिर जो सुन रहा है ना आपकी बात को कॉल पे, उसमें जा करके ध्वनि तरंग में कन्वर्ट हो जाता है। ऊर्जा का क्या होता है, वहाँ पे कन्वर्सन होता है। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा ऊर्जा का संरक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कहता है दोस्तों कि किसी स्थान पर मुक्त रूप से लटकाए गए चुंबक के अक्ष में, है ना, चुंबक के अक्ष
में गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर समतल को उस स्थान को क्या कहते हैं? किसी स्थान पर मुक्त रूप से लटकाया गया एक चुंबक है, किसी एक एक्सिस के तहत लटका दिया गया। मान लिया जाए ये हमने एक चुंबक लटका दिया यहाँ पे चुंबक लोलक की तरह एकदम, है ना। ये क्या है? समतल के ऊर्ध्वाधर है, तो उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो ऊर्ध्वाधर लगा हुआ है, ये इस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्थान को, ये जो पीछे में लटकल है ना, ये वाला मोटा मोटा जो कर रहे हैं, ये कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय यमयोत्तर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय यमयोत्तर कहते हैं। ये सब चीज़ आपको चुंबक वाला चैप्टर में पढ़ना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा सर, ठीक है, बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए, ध्रुवों का नमन कोण क्या है? ध्रुवों का नमन कोण क्या होता है? व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिप ऑफ द पोल? ऑप्शन नंबर ए 0, 45, 60, 90। कौन सा एंगल पे? जल्दी से नमन कोण बताना है ध्रुव का। ये सब क्वेश्चन 12th में भी पूछा गया था ना, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट था। हाँ जी, बहुत अच्छा, शानदार। आप लोग यदि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बता रहे, गर्दा कर दीजिए दम। ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट्स का सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पूरा नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? डायनमो का प्रयोग कहाँ किया गया? वेयर इज द डायनमो यूज? डायनमो का यूज कहाँ पे होता है सर? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में, या चुंबकीय को रासायनिक ऊर्जा में, या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना। देख लीजिए अंग्रेजी में भी लिखा गया आप सभी के लिए। बाइलिंगुअल क्लासेस चलती है दोस्तों हमारे इस चैनल पे, तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, है ना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, हमारी फैमिली को बड़ा करना है दोस्तों, एकदम बड़ा हो जाएगा बहुत जल्दी, और तुरंत ही आप सभी को सरप्राइज दिखने वाला जैसा ही बड़ा हो गया, है ना। चलिए, है ना, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा सर, डी होगा, है ना। पता है ना जनरेटर के बारे में, जनरेटर को पहले घुमाते हैं, फिर आपके पास क्या आता है? लाइन आ जाता है। तो यह घुमाने का काम क्या हुआ? यांत्रिक ऊर्जा हुआ, और इसको वो लाइन मिल रहा है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ। ऑप्शन नंबर डी। अगर वही बात करें विद्युत मोटर की, तो विद्युत मोटर जस्ट उल्टा है इसका। ये क्या करता है? करेंट लेता है, उसके बाद घूमता है ना। देखते होंगे बचपन में आप लोग, एक छोटा छोटा मोटर रहता है, छोटा छोटा, तो इसमें जब लाइन देते थे ना, तो ये वाला जो फुनकिया था ना, ये चले लगता था। इसको हम पंखा बना करके खूब पंखा बनाते थे, ऐसे डायना लगा देते थे कूट के, और हवा लेते थे, एकदम बहुत मजा आता था उस समय छोटा छोटा में, ठीक है। तो ये क्या करता था? करंट ले, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में घुमाने का काम करता था, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बैटरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर मैं बैटरी की बात करूं, बैटरी के, तो बैटरी क्या काम करता है? ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? बैटरी जो है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? सेल। हाँ जी, बहुत अच्छा, बताइए जल्दी से। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल भी रहेंगे, सब चीज़ करवाऊंगा आज। तो यहाँ पे दोस्तों बैटरी जो है ना, वह रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को दोस्तों विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बैटरी के अंदर क्या होता है? पूरा केमिकल होता है, और केमिकल क्या बना देता है? करंट बना देता है। बैटरी में सटाइएगा ना 2 तार, लाइट जल जाएगा। तो क्या काम है? वही है। आगे बढ़ते हैं। और ध्वनि ऊर्जा के बारे में जानवे करते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो माइक। माइक क्या कन्वर्ट करता है? यहाँ से हम बोलेंगे माइक में, वो तुरंत भर में करंट में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तार माहे दौगे लगेगा, और जहाँ बॉक्स सिस्टम में लगल होगा वो क्या कर देगा? बॉक्स सिस्टम में क्या कर देगा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा, बजे लगेगा दम, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर रेसिस्टेंस, मोर देन रेसिस्टेंस लिखना चाहिए था ना। ऑप्शन नंबर है 100 वाट का बल्ब, या 1000 वाट का बल्ब, या 500 वाट का विद्युत प्रेस। ऑप्शन नंबर डी है 25 वाट का बल्ब। बताइए किसका होगा जो प्रतिरोध हाई रहेगा? प्रतिरोध क्या करना है? सबसे अधिक करना है। तो ये सब क्या? शक्ति है। वाट मतलब क्या होता है? शक्ति होता है, पावर होता है, पी। फॉर्मूला जानते हैं? V²/R। अगर मैं इसको इक्वेट करूं इस तरीके से, तो ये फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति बराबर वोल्ट का स्क्वायर बटा में R। देखिए क्या कहता है? पावर जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा, और जितना ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा उतना ही पावर कम होगा। अगर दोस्तों आपको किसी चीज़ का शक्ति बढ़ाना है तो प्रतिरोध कम कर दीजिए,
प्रतिरोध कम करिएगा ऑटोमेटिक शक्ति बढ़ जाएगा। अगर प्रतिरोध को बढ़ाना है तो पावर एकदम कम रखना पड़ेगा। तो वाट का यूनिट तो पता है कि वाट हमको क्या देता है, शक्ति। और शक्ति जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा दोस्तों, प्रतिरोध अधिक होगा, रेसिस्टेंस अधिक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में है ना। देख सकते हैं यहाँ पर से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/r के। तो यहाँ पर इसका बारे में जानवे करते हैं, P बढ़ाइएगा R घटेगा, R बढ़ाइएगा P घटेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जानवे करते होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 100 वाट का एक बल्ब 20 घंटे तक जलता है, कितना यूनिट बिजली खर्च होगी। कितना यूनिट में बिजली बताना है भाई, यूनिट में बताना है कितना यूनिट बिजली खर्च होगी। कोई एगो बॉल है 100 वाट का बॉल है और 20 घंटा जलता है, तो 20 घंटा जला तो कितना यूनिट बिजली बिल आएगा। हम लोग बात करते हैं ना कि भाई 4 गो पंखा चल रहा था, एगो बॉल जल रहा था, इतना महंगा बिजली बिल आ जाएगा, 10 यूनिट 20 यूनिट सब लिखल रहता है उसमें, कितना यूनिट आपने खपत किया। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको पावर दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा, यूनिट में पूछेगा 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे 100 गुने 20 कर देंगे और यूनिट में ज्ञात करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1 0 ये 2 0 कैंसिल आउट, 2 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। 2 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो बच्चा 2 यूनिट यानी कि ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन सभी का सही है। देख सकते हैं एकदम लाजवाब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, तहलका मचा दीजिएगा सर। एकदम दिल गार्डन होकर के पढ़िए, एकदम मजे से पढ़िए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता है, सब आपका क्वेश्चन जो होता है ना वो बनल बनावल आता है, बस आपको देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहता है दोस्तों 20 ओम के 10 प्रतिरोध समानांतर क्रम में है। देखिए 20 गो ओम का एक प्रतिरोध का ओम कितना है, एक प्रतिरोध का मान कितना है, तो 20 ओम है। और वैसा 10 गो प्रतिरोध को पैरेलल क्रम में जोड़ना है। पैरेलल क्रम कैसा होता है, तो ये प्रतिरोध मान लिया जाए, ये हमारा प्रतिरोध है, ये हो गया, ये मान लिया जाए कुछ प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध है, स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं बन रहा है मोबाइल में, मान लिया 3 प्रतिरोध है। तो सबका सिरा एक साथ एक पॉइंट पे और इस साइड का सिरा एक पॉइंट पे जुड़ा रहे, तो ऐसा सीरीज को, ऐसा मतलब कि क्या कर सकते हैं इसको, बंध को, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे। यानी कि किसी भी एक साइड का एक साइड हो, सबका एक साइड है, मतलब मान लिया जाए ये प्लस है तो प्लस सबका एक ही साइड होना चाहिए, और माइनस है तो माइनस होना चाहिए। और सीरीज में ऐसा नहीं होता, एक का प्लस तो जो दूसर का जोड़ेंगे ना तो उसका माइनस आना चाहिए, है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे कहता है भाई 20 ओम का 10 गो तो समानांतर क्रम में है, इन्हें एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान बताइए। धारा का मान बताइए। देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, कौन सा, सॉरी समानांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। अब 12 वोल्ट का बैटरी है, कितना धारा होगा, यानी आई का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो पहले आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, आरपी का वैल्यू निकालिए, क्योंकि ये पैरेलल में जोड़ा हुआ है। आरपी का वैल्यू पहले फाइंड कर लीजिए, है ना। कैसे फाइंड करिएगा, 1/RP बराबर क्या होगा दोस्तों, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी तरीके से क्या गो है, 10 गो है, तो 10 बार कर लीजिए। तो डायरेक्ट हम बता दें, इतना करे की कोई ज़रूरत नहीं है। आरपी बराबर डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखवा दें, आरपी बराबर अगर आ जाए ना तो R बटा में N कर देना। अगर सेम प्रतिरोध मान सेम रहे, एक जो प्रतिरोध है 20 ओम का रहे और 10 गो रहे, 50 गो रहे, तो कुछ नहीं, जो है उतना से डिवाइड कर देना। तो आरपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 बटा में 10 यानी कि 2 ओम हो जाएगा। आरपी का वैल्यू जो कंबाइंड निकल के आएगा कितना आएगा, 2 ओम आएगा। अब आई का वैल्यू आप लोगों ने ओम के नियम से पढ़ा है, V/R। V का वैल्यू कितना है, 12 बटा में 2 यानी कि 6 एम्पियर। 6 एम्पियर आ गया ना, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 6 एम्पियर। हमने पहला स्टेप क्या किया, ये पहला स्टेप हम बता रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, ये जो 20 ओम है, 20 ओम का एक प्रतिरोध है, ऐसा 10 गो प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा। तो सबसे पहले हमने आरपी का वैल्यू फाइंड किया, और आरपी का वैल्यू फाइंड करने के लिए दोस्तों डायरेक्ट सिंपल ट्रिक है, R/N सेम रहे तब। N का वैल्यू, R का वैल्यू कितना है, 20 है, और जो संख्या कितना है, 10 गो है। तो यहाँ से कितना हो गया, आरपी का वैल्यू 2 निकल गया। अब हम लोग आई बराबर जानते हैं फॉर्मूला ओम के नियम से, V/R।
आर का तो वैल्यू पता ही है जी 2, अभी का वैल्यू पता है, डिवाइड कर दिए 6 एम्पियर, आंसर आ गया डायरेक्ट 6 एम्पियर आ गया। ठीक, समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न न्यूमेरिकल से भागिएगा नहीं सर, जो भागेगा उसका छूटेगा। 6 गो क्वेश्चन रहता है जिसमें से 5 गो क्वेश्चन आपका 3 4 ऐसा 4 गो क्वेश्चन जो है ना फिक्स रहेगा आपका न्यूमेरिकल। 7 क्वेश्चन आएगा जिसमें से 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही रहेगा और 2-3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विद्युत आवेश की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, बताइए विद्युत आवेश का यूनिट क्या होता है। ऑप्शन नंबर है वोल्ट, एम्पियर, ओम, कूलम्ब। ओम सुधार लीजिएगा, एच छूटा हुआ है, ओम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले विद्यार्थियों को सही है, कूलम्ब होता है सर। इसका ईएसयू यूनिट क्या होता है, सॉरी सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो याद रखिएगा ईएसयू या फिर स्टेट कूलम्ब या फिर फ्रैंकलिन। ठीक है, ध्यान रखना है, स्टेट कूलम्ब भी इसका सीजीएस यूनिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कहता है दोस्तों 2 ओम का प्रतिरोध 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। 2 ओम का प्रतिरोध 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। आर का वैल्यू 2 है और वी का वैल्यू कितना है, 10 है। तो हमसे पूछता है कि प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि आई की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा, अब ये फॉर्मूला यूज किए हैं, तुरंत बना दीजिए। तो इसको तुरंत पलक झपकते बना दीजिए। इसको क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वी बाई आर, 10 बाई में 2 5 एम्पियर, कितना 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर, हाँ इनमें से कोई नहीं 5 एम्पियर, इनमें से कोई नहीं 5 एम्पियर। देख लिए ना, देखे ना, शानदार सा क्वेश्चन था ना। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान क्या होगा। गुप्त उष्मा, द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज, कितना होता है जब बर्फ गलता है तो उसका गुप्त उष्मा कितना होता है, 0.8 कैलोरी पर ग्राम या 8 कैलोरी पर ग्राम या 80 कैलोरी पर ग्राम या 536 कैलोरी पर ग्राम। बताइए जल्दी से, बर्फ जब गलता है तो उसमें कितना होता है। जल्दी जल्दी बताइए, एकदम शानदार सा लाजवाब सा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा, हाँ जी बहुत अच्छा। देखिए याद कर लीजिए आप लोग, जिनको नहीं पता जो बता रहे हैं उनका सही 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। यानी कि जब बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा पूछे तो 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम का कितना, 1 ग्राम बर्फ में कितना कैलोरी गुप्त उष्मा जो होगा, मान होगा जो निकलेगा वो गुप्त उष्मा कितना होगा, 80 कैलोरी होगा। 1 ग्राम में 80 कैलोरी होगा। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट करिए। फिर दोस्तों मिलते हैं 8 बजे से इस क्लास में, जरूर जुड़िएगा 8 बजे वाले में। फिर से हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।